हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जब अभी की सबसे बड़ी खबरें आ रही है, जहां भारत को मिला पीओके पर हमले का सबसे बड़ा मौका, लेना होगा तगड़ा वाला फैसला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में शहादत का बदला लेने के लिए सेना ने ऑपरेशन कर दिया तेज। बताएंगे दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर। और क्या मोदी सरकार करेगी सर्जिकल स्ट्राइक, लेगी इन तीनों अफसर के शहादत का बदला, सारी जानकारी सबसे पहले आपको बताएंगे। यहाँ साथ ही साथ बताएंगे जहां पर खून खराबा खत्म करने के लिए वार्तालाप बेहद जरूरी। जी हां, बताएंगे कैसे इस मुद्दे पर फिर एक बार बातचीत के लिए फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है। दोस्तों, जो अफसरों के शहीद होने के बाद भी खून खराबा खत्म करने की बात करते हुए उनसे बातचीत को बढ़ावा देने की बात कहते नजर आए हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा पर नहीं है किम जोंग उनको भरोसा, कुर्सी की जांच करते दिखे उत्तर कोरियाई अधिकारी। बताएंगे दोस्तों कैसे। साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे आपको बताएंगे, आखिर किसकी बन रही है सरकार, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, सारी बड़ी जानकारियां बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत को वास्तव में अपने सैनिकों के शहादत का बदला लेना चाहिए और मोदी जी पर पूरा भरोसा है, तो वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत को मिला पीओके पर हमले का बड़ा मौका, लेना होगा फैसला। जी हाँ, अनंतनाग के कोकरनाग में गुरुवार को दूसरे दिन एक बार फिर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया है। बुधवार को यहाँ मुठभेड़ के दौरान सेना के कर्नल सहित 3 सुरक्षा बल के अधिकारी शहीद हो गए थे। आप सभी को पता होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि इलाके में उज्जैर खान समेत 2 आतंकवादियों को घेर लिया गया है। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए बताए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन तेज किया, जिसमें 2 आतंकियों को घेरा गया है। जी हां, जम्मू कश्मीर में बुधवार को हुए मुठभेड़ में शामिल आतंकवादियों के सफाई का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 4 सदस्य शहीद हो गए थे। पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऊंचे इलाके में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को घेर लेने का दावा किया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार को तड़के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के गढौले के जंगलों में गोलियों की आवाज सुनी गई। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के सफाई के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। आतंकवादी संभवतः पहाड़ों में बने एक प्राकृतिक गुफा में छुपे हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि हेलीकॉप्टरों को गडोले के जंगलों के ऊपर मंडराते देखा गया, क्योंकि सेना और पुलिस कर्मियों ने इलाके के चारों ओर कड़ी घेराबंदी कर रखी है। पूरे दिन गोलीबारी की आवाजें सुनी गई, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि हंदवाड़ा कुपवाड़ा हाईवे पर संदिग्ध बैग में आईईडी मिला दोस्तों, जिसको भारतीय सेना ने नष्ट किया। दरअसल अनंतनाग एनकाउंटर के बाद एक तरफ आतंकियों का सर्च ऑपरेशन जारी है, तो दूसरी तरफ कुपवाड़ा में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। कुपवाड़ा में कराल गुंड के पास एक संदिग्ध बैग मिला है, जिसकी सूचना के बाद ट्रैफिक रोक दिया गया। सेना ने बैग में मिला आईईडी को नष्ट कर दिया। जी हां, न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार हंदवाड़ा कुपवाड़ा हाईवे पर कराल कुंड के पास एक संदिग्ध बैग मिला, जिसकी जांच के लिए यातायात रोक दिया गया है। मौके पर सेना और बम निरोधक दस्ता पहुंचा और उसने उस आईईडी बम वाले बस्ते को पूरे तरीके से डीएक्टिव कर दिया। बहरहाल दोस्तों, वैसे में ये सबसे बड़ा मौका है मोदी सरकार के पास पाकिस्तान को करारा जवाब देने का। ऐसा दोस्तों हम नहीं, बल्कि पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत उस पर सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता में उन भारत के अपने तीनों अफसर के शहीद होने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिली है और उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी सरकार से और मोदी जी से रिक्वेस्ट की है कि इस शहादत का बदला भारत को जरूर लेना चाहिए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक करके हो या किसी भी तरीके से। बहरहाल दोस्तों, अगर हम आपसे ये सवाल पूछें कि क्या मोदी सरकार को इन तीनों अफसरों के मौत का, शहीद होने का बदला लेना चाहिए, तो क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर। साथ ही साथ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि भारत में ऐसे भी नेता है जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दरअसल शहीद हुमायूं भट्ट के परिवार से मिलने के बाद फारूक अब्दुल्ला का सबसे बड़ा और ना समझे जाने वाली बयान, कहा खून खराबा खत्म करने के लिए बातचीत बेहद जरूरी। जी हाँ, जहाँ एक तरफ पूरे भारत की जनता पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहे थे, वहीं फारूक अब्दुल्ला बातचीत से मसला सुलझाने की बात कह रही है। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेका के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर में खून खराबा समाप्त करने के लिए पड़ोसी देश के साथ वार्ता की वकालत की, तो वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करने वाले लोगों को अब सलाखों के पीछे डालने का समय आ गया है। अब्दुल्ला ने कहा कि यदि भारत और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में खून खराबा
समाप्त करना चाहते हैं और शांति का स्थायी माहौल चाहते हैं तो उन्हें वार्ता करनी होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि युद्धों से ना तो पहले मुद्दों का समाधान होता था और ना ही भविष्य में इनसे शांति का माहौल बन पाएगा। अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के एक उपाध्यक्ष हुमायूं भट्ट के परिवार से मुलाकात करने के बाद अब्दुल्ला ने यहाँ पत्रकारों से कहा, यदि बातचीत नहीं होगी तो ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी। हम मूर्ख हैं यदि हम ऐसा सोचते हैं कि ये यानी हिंसा रुक जाएंगी, हम जान गंवाते रहेंगे। वार्ता के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दोनों देशों को अपनी जिद छोड़कर बातचीत करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकेरनाग क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में बुधवार को भट्ट और 2 अन्य सुरक्षा अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोनेक शहीद हो गए। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ पूरा भारत लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को इसकी सजा मिले, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का ये बातचीत वाला बयान कहीं ना कहीं हर भारतीय को चुभने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से फारूक अब्दुल्ला को घेरने की कोशिश की और कहा कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालने का समय आ गया। बहरहाल दोस्तों, इस पर भारत की जनता की राय तो बनती है। दोस्तों, आप लोग भारी मात्रा में कमेंट करिएगा फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर। देखते क्या कहती है भारत की जनता और साथ ही साथ आज जितना ज्यादा उसके इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और उनको पता चल सके कि ऐसे नेता भी हमारे भारत देश में। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पुतिन की सुरक्षा पर नहीं है किम जोंग को भरोसा, कुर्सी की जांच करते दिखे उत्तर कोरियाई अधिकारी। जी हां, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी सुरक्षा कारणों की वजह से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। फिलहाल वो रशिया में है, जहां उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वो अपनी स्पेशल बुलेट प्रूफ ट्रेन में सवार होकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने रशिया पहुंचे थे। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो इस बात का सबूत है कि किम जोंग अपनी सुरक्षा को लेकर किस कदर चिंतित रहते हैं और दोस्ती का दावा करने वाले रशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर उन्हें कितना एतबार है। दरअसल पुतिन के साथ होने वाली मीटिंग से पहले किम जोंग उन के अधिकारियों ने उनकी कुर्सी की अच्छी तरह से जांच की, उसे ढंग से सैनिटाइज किया। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। कॉमर्सेंट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार कथित तौर पर रेडिएशन और किसी प्रकार का खतरा न हो इसके लिए उनकी कुर्सी की स्कैनिंग भी की गई। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में सफेद दस्ताने पहने हुए उत्तर कोरियाई सुरक्षा अधिकारी को किम जोंग उनकी काली कुर्सी को पोंछते हुए और उस पर एक अज्ञात पदार्थ छिड़कते हुए देखा जा सकता है। साथ ही क्रेमलिन का एक कर्मचारी भी उत्तर कोरियाई सुरक्षा अधिकारी की मदद करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक शख्स को मेटल डिटेक्टर से कुर्सी को स्कैन करते भी देखा जा सकता है। जी हाँ, आपको बता दें पुतिन के साथ बैठक से पहले किम जोंग की कुर्सी पर भारी बवाल मच गया। दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपको एक और खबर बता दें, जहां पर फिर एक बार मछुआरों को लेकर बड़ी खबर। श्रीलंका ने 17 और भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। स्टालिन ने जयशंकर जी को लिखा पत्र। जी हां, श्रीलंका की नौसेना ने अपने देश के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में कम से कम 17 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया और उनके 3 ट्रॉलर यानी मछली पकड़ने वाली नौका जब्त किया है। एक सरकारी बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई है। मछुआरों को बुधवार को जाफना के काकर थीवू द्वीप के तट से गिरफ्तार किया गया। श्रीलंकाई नौसेना के एक बयान में कहा गया है कि नौसेना ने देश के जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में बुधवार को कम से कम 17 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और 3 ट्रॉलर जब्त कर लिए। नौसेना ने कहा कि उन्हें कांग के संथुराई बंदरगाह तक ले जाया गया और स्थानीय मत्स्य निदेशालय को सौंप दिया गया। दोनों देशों के संबंधों में मछुआरों का मुद्दा विवादास्पद है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में भारतीय मछुआरों को श्रीलंका द्वारा पकड़े जाने की घटनाएं अक्सर होती रही हैं। दोनों पक्षों के बीच हुई कई उच्च स्तरीय वार्ताओं के बावजूद ये समस्या बनी हुई है। श्रीलंकाई नौसेना के कर्मियों द्वारा पाक जल डमरू मध्य में भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी करने और उनकी नौकाओं को जब्त करने की कई घटनाएं हुई हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से मछुआरों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर चीन के कब्जे को लेकर राहुल गांधी का सबसे बड़ा बयान। कहा, लद्दाख की आवाज उठाता रहूंगा। पीएम के झूठ से ठगा सा महसूस हुआ। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी हालिया लद्दाख यात्रा से जुड़ा एक वीडियो जारी किया और कहा कि वो इस केंद्र शासित राज्य की आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि भारत माता की आवाज ही हर देशवासी की आवाज है। राहुल गांधी ने यह वीडियो एक्स पर यानी ट्विटर पर साझा करते हुए कहा कि मेरे पिता राजीव गांधी ने एक बार मुझसे कहा था कि पेंगोंग झील पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। तब से मैं हमेशा लद्दाख जाने के लिए उत्सुक रहा हूँ। मैंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा जारी रखी है। ऐसे में मैंने सोचा कि मोटरसाइकिल से लद्दाख जाने से बेहतर क्या ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में सबसे अविश्वसनीय खोज लद्दाखी लोगों का प्यार और विनम्रता थी। लद्दाख के बारे में उनकी सहानुभूति
अनुभूति और ज्ञान बेजोड़ है और क्षेत्र के भविष्य के विकास की कोई भी योजना उनके सुझावों पर आधारित होनी चाहिए। राहुल गांधी के अनुसार लद्दाख भारत के मुकुटों में से एक है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों में से एक है। लोगों की आंखों में उनके साथ विश्वासघात होने का भाव देखकर मेरा दिल टूट गया। जी हाँ, उन्होंने दावा किया कि जब प्रधानमंत्री ने हमारी भूमि पर चीन के कब्जे के बारे में झूठ बोला तो उन्होंने ठगा हुआ महसूस किया। जब भाजपा सरकार अपने किसी भी वादे को पूरा करने में विफल रही तो उन्होंने ठगा हुआ महसूस किया। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि एक सरकार को अपने सभी लोगों को सशक्त बनाना चाहिए और लद्दाख को सुशासन की आवश्यकता है। भारत माता प्रत्येक भारतीय की आवाज है और मैं लद्दाख की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। भारत माता की जय। ऐसा बयान दोस्तों राहुल गांधी के द्वारा दिया गया है और राहुल गांधी ने अपने इस भाषण के द्वारा बयान के द्वारा बताने की कोशिश किया कि चीन ने भारत की जमीन को कब्जाई है जिस पर पीएम मोदी झूठ बोलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दोस्तों राहुल गांधी के बयान से बताने की कोशिश की गई है। बहरहाल बिना किसी ठोस सबूत के इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर यह बड़े आरोप लगाना अगर आप भी मानते दोस्तों कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत तरीका है मोदी सरकार को और मोदी जी को घेरने का। तो अपनी राय अवश्य रखिएगा। और दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है? क्या मोदी सरकार और मोदी जी भारत की 1 इंच जमीन भी क्या चीन जैसे देश को चुपचाप दे सकते हैं? दोस्तों अगर आप भी मानते बिल्कुल नहीं तो कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें जहां इजराइल में अब नया संकट, अपनी सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ ही सड़कों पर उतरे यहूदी। बता दें इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू शासन का आए दिन विरोध होता है। लोग सड़कों पर उतरते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, सड़कें ब्लॉक करते हैं, आगजनी और तोड़फोड़ मचाते हैं। यहूदी लंबे समय से नेतन्याहू शासन का विरोध कर रहे हैं लेकिन बुधवार को सैकड़ों की संख्या में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय के लोग सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। तेल अवीव में समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए। इजराइल के इस पावरफुल समुदाय के एक युवा ने इजरायली सेना में अपनी अनिवार्य सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में समुदाय के एक संगठन हरेदी समूह के सदस्य सड़कों पर आ गए। नेतन्याहू शासन के खिलाफ पहले से ही लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को मिल रही छूट के भी विरोध में है। कहते हैं कि इस तरह के नियम अनुचित हैं और सबके लिए समान नियम होने चाहिए। जी हाँ, प्रदर्शनकारियों ने शहर की लाइट रेल की पटरियों पर एक बड़ा घेरा बनाकर गाना, डांस और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ट्रेन सेवा रोक दी गई और ट्रैफिक जाम लगा दिया गया। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ जहां पर यूनाइटेड नेशन के चीफ ने G20 पर कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ। कहा भारत की अध्यक्षता का शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने बुधवार को G20 शिखर सम्मेलन की भारत द्वारा की गई अध्यक्षता की सराहना की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने ग्लोबल साउथ की आवाज का प्रतिनिधित्व करने और समूह के अपने साल भर के नेतृत्व के दौरान विकास के एजेंडे को चर्चा के केंद्र में रखने की पूरी कोशिश की। गुतेरेस ने हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन और भारत की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर एक सवाल के जवाब में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि मुझे भारत की अध्यक्षता का शुक्रिया करना चाहिए। भारत ने अध्यक्षता करते हुए दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने और विकास के एजेंडे को G20 की चर्चा के केंद्र में रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने बुधवार को कहा कि किसी को गांधी के उदाहरण को नहीं भूलना चाहिए। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान गुतेरेस ने भी महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। बहरहाल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ, भारत की तारीफ को लेकर यूनाइटेड चीफ को आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां भारत संग दोस्ती का रेल कॉरिडोर, क्या मुस्लिम भाई पाकिस्तान से दूर जा रहा है सऊदी अरबिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को ठेंगा दिखा भारत के आखिर क्यों करीब आ रहे हैं इस्लामिक देश। क्या है सुषमा स्वराज का कैसा कनेक्शन, आपको बता दें सऊदी अरबिया और भारत रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हाल में ही भारत की राजकीय यात्रा पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का समर्थन किया और दूसरे देशों से भी आतंकवाद का समर्थन बंद करने की गुजारिश की। उन्होंने बिना पाकिस्तान का नाम लिए आतंकवाद को पनाह देने वाले बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का भी आह्वान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत सऊदी अरबिया रणनीतिक साझेदारी को अलग मुकाम तक पहुंचाने पर भी सहमति जताई। ऐसे में सऊदी क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा को पाकिस्तान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। अभी तक सऊदी शाही परिवार के अधिकतर प्रमुख भारत की यात्रा के दौरान पाकिस्तान जरूर जाते थे लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इस परंपरा को तोड़ दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने भारत की यात्रा को उनके विजन 2030 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सऊदी अरब व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपनी तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था से अन्य उभरते क्षेत्रों में स्थानांतरित होना चाहता है। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान की नजर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ संबंधों को मजबूत करने पर है। उनकी यात्रा के दौरान भारत और
सऊदी अरबिया ने इस बारे में बात की है कि व्यापार और वाणिज्य संबंधों को और बढ़ाने के लिए गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के देशों के बीच एक प्रारंभिक मुक्त व्यापार समझौते को कैसे लागू किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर खालिस्तान जन्म संग्रह को लेकर कनाडा से बड़ी खबर। अब इस तारीख को होगी वोटिंग। आखिर क्यों एसएफजे ने किया ये बदलाव? दरअसल अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में तथा कथित खालिस्तान जन्म संग्रह के मतदान के लिए एक नई तारीख की घोषणा की है। जन्म संग्रह 29 अक्टूबर को होगा। ये बदलाव कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पोइलीवरिस की ओर से खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर अपनाए गए रुख के कुछ दिनों बाद आया है। एसएफजे के वकील गुरपतवंत पन्नू ने गुरुवार को एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि G20 के दौरान पीएम ट्रूडो ने खालिस्तान के लिए शांतिपूर्वक वकालत करने के कनाडाई सिखों के अधिकार का बचाव किया है। वहीं दूसरी ओर शहर में पंजाबी प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान पोइलीवरी ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से एकजुट भारत में विश्वास करता हूं, जैसे मैं एकजुट कनाडा में विश्वास करता हूं, पर मेरा मानना है कि लोगों को असहमत होने की भी आजादी है। दोस्तों साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां स्पेन के पार्क में दिखी बंगाली सीएम ममता बनर्जी साड़ी और चप्पल पहनकर कर रही जॉगिंग। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय अपनी 12 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं। वे राज्य में निवेश को आकर्षित करने के मकसद से स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। गुरुवार को ममता बनर्जी का स्पेन से एक वीडियो सामने आया जिसमें वो जॉगिंग करते नजर आ रही हैं। फिट रहें, स्वस्थ रहें के संदेश के साथ ममता बनर्जी स्पेन के एक पार्क में जॉगिंग करते दिखाई दी। ममता बनर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया। वे स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एक पार्क में अपनी टीम के सदस्यों के साथ जॉगिंग कर रही हैं। उन्होंने वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा कि ताजा करने वाली सुबह एक अच्छी जॉगिंग आपको आने वाले दिन के लिए ऊर्जावान बना सकती है। फिट रहें, सभी स्वस्थ रहें। अगली खबर की बात करें, जहां ब्रिटेन में तैनात होगा अमेरिका का हवाई योद्धा, परमाणु हथियारों से दुनिया में मचा सकता है महातबाही। जी हां, रशिया के साथ जारी तनाव को देखते हुए अमेरिका ने परमाणु बम गिराने में सक्षम F-35 विमानों के 2 स्क्वाड्रन को ब्रिटेन में तैनात करने का ऐलान किया है। इन विमानों को जल्द ही सफोल्क में अमेरिकी बेस RAF लैकन हीथ पर तैनात किया जाएगा। RAF लैकन हीथ बेस को अमेरिका ने ब्रिटेन से किराए पर लिया है। F-35 दुनिया का सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान है जो स्टील्थ तकनीक से लैस है। ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग की काबिलियत भी रखती है। इस खास तौर पर रणनीतिक परमाणु बमबारी के लिए डिजाइन किया गया है। ये हवा से हवा में दुश्मन के विमानों को मार गिराने के अलावा खुफिया जानकारी जुटाने में भी सक्षम है। जी हाँ, द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार हाल में ही कुछ दस्तावेजों से पता चला कि अमेरिकी कांग्रेस को वायुसेना से RAF लैकन हीथ बेस पर श्योरिटी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए $50 मिलियन का बजट अनुरोध प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां कंगाली के मुहाने पर खड़ा पाकिस्तान चीन की मदद से भारत में आतंकी भेजने पर खर्च कर रहा 18 करोड़ रुपए। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को बढ़ाने के मकसद से पाकिस्तान खूब धन खर्च कर रहा है। ये अलग बात है कि वो खुद कंगाली के मुहाने पर खड़ा है। भारत में दहशतगर्दों के भेजने को लेकर उन्हें हथियार व दूसरे तकनीकी उपकरण मुहैया कराने में पाकिस्तान को चीन से मदद मिल रही है। खास तौर पर ड्रोन के मामले में चीन पाकिस्तान का भरपूर सहयोग कर रहा है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से हथियार एवं ड्रग्स लेकर जितने भी ड्रोन आते हैं वे ज्यादातर चीन निर्मित होते हैं। हालांकि उन्हें असेंबल पाकिस्तान में किया जाता है। मौजूदा समय में पाकिस्तान सबसे खराब आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज भी नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एक साल में 18 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर नासा ने UFO पर जारी कर दी बड़ी रिपोर्ट। माना हमारे ग्रह से अलग भी जीवन है, कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गुरुवार को UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर आधारित अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट जारी कर दी। नासा ने UFO के विषय पर 1 साल तक अध्ययन किया और अब रिपोर्ट जारी की है जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान गया। 33 पेज की इस रिपोर्ट में नासा ने बताया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अस्पष्टीकृत घटनाओं के पीछे एलियंस ही हैं, लेकिन नासा ने इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया। नासा ने कहा है कि इस विषय पर विस्तृत अध्ययन के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों और एडवांस्ड सैटेलाइट की जरूरत होगी। रिपोर्ट में नासा ने माना है कि UFO हमारे ग्रह के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। रिपोर्ट जारी करते हुए नासा के प्रबंधक बिल नेल्सन ने कहा कि उनका मानना है इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी जीवन है। जी हाँ, साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान वापसी पर क्या नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाई जाएगी, जिसके जवाब में अंतरिम प्रधानमंत्री काकर ने दिया ये जवाब। जी हाँ, पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां तय करेंगी कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की
देश वापसी के बाद गिरफ्तारी होगी या नहीं, काकर से एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि क्या वो PMLN सुप्रीमो की पाकिस्तान वापसी पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके जवाब में उन्होंने ये टिप्पणी की, नवाज शरीफ को फरवरी 2020 में भगौड़ा घोषित किया गया था। बाद में उसी साल एक जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना मामले में उन्हें अपराधी घोषित कर दिया था। काकर से जब पूछा गया कि नवाज को उनकी वापसी पर हथकड़ी लगाई जाएगी या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां यानी LEA कानून के आलोक में इस मामले पर फैसला करेंगी। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें नवाज को जंजीरों में बांध दिया जाना चाहिए तो वे उस रास्ते को अपनाएंगे। दोस्तों साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है अनजान कातिल। अब पाकिस्तान में भी महफूज नहीं है भारत के दुश्मन आतंकी। दोस्तों भारत के वो दुश्मन जो कभी समझते थे कि वो सुरक्षित पनाहगाहों में हैं, उन्हें अब पता चल रहा है कि उनकी पनाहगाह भी महफूज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंक का ठिकाना अब अंदरूनी तौर पर रुक गया है, ढह गया है। इंडिया टुडे की ये विशेष रिपोर्ट उस खुफिया दुनिया की पड़ताल करती है जहां आज तक और अभी तक जड़ें जमा ली गई हैं। असल में आतंकियों ने जिस जगह को अपनी पनाहगाह बना लिया है पाकिस्तान को, उसे अब पतन का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, ये रिपोर्ट आतंक की दुनिया से जुड़े लोगों के पतन का खुलासा करती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पाकिस्तान के सरबराह अब सत्ता संघर्ष में फंस गए हैं, जिसकी वजह से सारा इल्जाम वक्त और हालात पर लगाया जा रहा है। ऐसे में कौन है जो भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर पाकिस्तान में ही या यूं कह ले कि उनके सुरक्षित पनाहगाहों में घुसकर मार दिया जा रहा है। ऐसे में ये काफी सोचने वाली बात है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां राजस्थान में चलेगा गहलोत का जादू या मोदी मैजिक से खिलेगा कमल। सर्वे में भाजपा को एक और झटका, लेकिन 2 राहत भी मिले। बता दें साल के अंत तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां कर दी हैं। ऐसे में एक सर्वे सामने आया है जिससे कांग्रेस को राहत मिलती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक राज्य में कांग्रेस फिर से सरकार बना सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के लिए भी 2 राहत की बात सामने आई है। राजस्थान चुनाव से पहले IANS पोल स्ट्रेट ने 6705 लोगों को ओपिनियन पोल लिया। सर्वे के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में 200 में से 101 सीटें जा सकती हैं, वहीं भाजपा के खाते में इस बार 93 सीटें जा सकती हैं। सर्वे में यह भी बताया गया कि कांग्रेस को कम से कम 97 सीटों और अधिकतम 105 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं भाजपा 89 से 97 सीटों पर कब्जा कर सकती है। जी हाँ, ऐसे में भाजपा को एक झटका है, लेकिन 2 राहत भी है। वो राहत क्या है आपको बता दें। सर्वे के मुताबिक भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में कुल 40% वोट मिल सकते हैं। साल 2018 में भाजपा को 39% वोट मिले थे, यानी भाजपा की वोटिंग शेयर 1% बढ़ सकती है। वहीं इस बार होने जा रहे चुनाव में भाजपा को 89 से 97 सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी अगर सर्वे के आंकड़े सच होते हैं तो विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य रखिएगा राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे पर फिसला चार्टर्ड विमान 2 टुकड़ों में बटा। जी हाँ, मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार यानी 14 सितंबर को लैंडिंग करते वक्त एक प्राइवेट चार्टर्ड विमान रनवे से फिसल गया। विमान में 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार इस हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हाँ, DGCA ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि विशाखापट्टनम से मुंबई आ रहा VSR वेंचर्स लियर जेट 45 विमान VTDVL मुंबई हवाई अड्डे पर रनवे 27 पर उतरते समय फिसल गया। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता